दोस्तों नमस्ते। द्विवेदी युगीन काव्य धारा के बारे में चर्चा तो खूब हुई। आज उसके बाद की काव्य धारा छायावाद को लेकर आ गई। देखेंगे छायावादी काव्य की शुरुआत कैसे हुई, छायावादी काव्य धारा की विशेषताएं क्या है, मुख्य प्रवृत्तियां क्या है, इन सब के बारे में जरा एक नजर डालेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, देखेंगे छायावाद क्या है। देखिए, द्विवेदी युग की काव्य धारा के बाद काव्य जगत में एक नई अभिव्यंजना प्रणाली सामने आई जो छायावाद कहलाए। सचमुच द्विवेदी युग के अंतिम चरण में छायावादी काव्य शैली का आरंभ हो गया था। द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता को छोड़कर लाक्षणिकता प्रधान कविता की रचना इस काल में होने लगी। तो दोस्तों, द्विवेदी युग की काव्य धारा के बाद काव्य जगत में आ गई एक नई काव्य धारा है छायावाद, जिसे कहते हैं नई अभिव्यंजना प्रणाली। नई अभिव्यंजना प्रणाली माने अभिव्यक्ति के लिए एक नया तरीका अपनाना। द्विवेदी युग में अभिव्यक्ति का नया तरीका था, जैसे कि रीति काल की श्रृंगारिकता को छोड़कर काव्य के एक नए तरीके यानी कि खड़ी बोली में काव्य रचना होने लगी। यही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद तत्कालीन राष्ट्र की स्थितियों के आधार पर राष्ट्र प्रेम युक्त कविताएं, ना उपेक्षित नारियों के संबंधित कविता, इस तरह नई नई बातें कविता में आई। लेकिन छायावाद इन सबसे अलग से अभिव्यंजना प्रणाली था, यानी कि अपने मन की बातों को अभिव्यक्त करना ही कविता है। उस कविता में उसे अभिव्यक्त करने का एक नया तरीका, वही अभिव्यंजना प्रणाली है। तो द्विवेदी युगीन काव्य धारा के बाद हिंदी काव्य जगत में जो नई अभिव्यंजना प्रणाली आई वही छायावाद है। सचमुच द्विवेदी युग के अंतिम चरण में छायावादी काव्य शैली का आरंभ हो गया था। ये तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे कि हम कहते हैं 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग है और 1918 से लेकर 1935 तक है, 36 तक छायावादी युग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1918 तक हम वो जो काम, जैसे कि हमारा एक सम के बाद दूसरा सम आता है, उसी तरह नहीं। जैसे कि ये जो द्विवेदी युग में ही ये जो चेंजेस आते रहेंगे, पूरी तरह जब बदलेगा उसी काल को हम ले लेंगे छायावादी युग। तो इसलिए द्विवेदी युग के अंत में ही ये छायावादी काव्य शैली का आरंभ हो गया था। वो बहुत अच्छी तरह दिखाई देते हैं श्रीधर पाठक की कविता में, प्रकृति वर्णन युक्त उनकी कविताओं में, रामनरेश त्रिपाठी की कविता में, उन कविताओं में, और मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की कविताओं में अंतर क्या है, वो अगले सेंटेंस में बता रहा है कि द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता को छोड़कर लाक्षणिकता प्रधान कविता की रचना इस काल में होने लगी। तो इतिवृत्तात्मकता क्या है? क्योंकि एक कविता लिखने के लिए एक इतिवृत्त चाहिए, कहानी चाहिए। जैसे कि साकेत हो, यशोधरा हो, प्रिय प्रवास हो, सभी में एक प्रकार की इतिवृत्त होती है। तो ये जरूरी नहीं है, किसी पर भी कविता हो सकती है। लेकिन जो श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा, उसमें प्रकृति वर्णन युक्त बहुत सारी पंक्तियां हैं। रामनरेश त्रिपाठी के भी बहुत सारी कविताएं हैं। इसीलिए द्विवेदी युग में हमने देखा रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के कवि तो थे, लेकिन द्विवेदी युगीन मंडल से वे अलग रहे। तो इसका मतलब द्विवेदी युग के अंत तक होते होते ये जो अब नई अभिव्यंजना प्रणाली जो हमारे सामने आई वही छायावाद कहलाई। तो आगे देखिए, डॉक्टर नंदकिशोर नवल के अनुसार छायावाद को दो महायुद्धों के बीच की कविता है। यानी कि ये दो महायुद्ध उस समय विश्व युद्ध दो हुए थे उस समय, तो दो महायुद्धों के बीच का समय जो है वो छायावाद है।
क्योंकि ये छायावाद का जो पीरियड जो है, दो महायुद्धों, क्योंकि छायावाद शुरू होने से पहले विश्व युद्ध हुआ था और उसके बाद में भी हुआ था। तो इन दो युद्धों के बीच की कविता कहा, जिसकी काल गणना के अनुसार श्री मुकुटधर पांडे ने इस काव्य धारा को छायावाद नाम दिया। जैसे कि द्विवेदी युग के अंत होते होते एक नई अभिव्यंजना प्रणाली काव्य जगत में आ गई, तो मुकुटधर पांडे ने एक पत्रिका में एक निबंध लिखा था। इस साहित्य जगत में एक नई कविता की एक नई अभिव्यंजना प्रणाली आ रही है, जिसे छायावाद उन्होंने ही वो नाम दिया था। नगेंद्र के शब्दों में ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अक्सर हम छायावाद के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो सेंटेंस हम है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, हमने भी ये जो एमए में पढ़ते वक्त बाय हार्ट करके रट्टे लगाकर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या है इसका मतलब, क्या स्थूल है, क्या सूक्ष्म है? देखिए, किसी वस्तु को उसके बाहरी रूप वर्णन करना या उसके बाहरी रूप में ही देखकर समझना स्थूलता है, लेकिन उसके आंतरिक भावों को देखना ही सूक्ष्म है। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी विराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की कला। ये पंक्तियां तो आपको मालूम है, क्योंकि ये द्विवेदी युग इन काव्य धारा में भी मैंने दिखाया था, और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं। इसमें क्या है? प्रकृति वर्णन है, संध्या समय का प्रकृति वर्णन है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो दिन के अंत में जो संध्या वेला में गगन जो है, आकाश जो है, कौन से वर्ण में हो? लोहित हो चला, अरुण वर्ण के, लाल रंग के हो जाते हैं। फिर तरु शिखा पर थी विराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की। तो कमलिनी माने क्या है? आंबल। तो कमलिनी कुल वल्लभ, कमलिनी का वल्लभ यानी कि पति के रूप में कवि लोग चंद्रमा को, क्योंकि संध्या के होते ही चंद्रमा आकाश में आ गई। तो तरु शिखा पर थी विराजिती, जो पेड़ों के ऊपर से देखने पर हम वो चंद्रमा देख सकते हैं। तो बस ये पिक्चर हमारे सामने आ जाते हैं, बस और कुछ नहीं। तो ये स्थूल वर्णन है। इसी संध्या का वर्णन निराला की पंक्तियों में देखिए। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी धीरे धीरे। देखो, इन दोनों पंक्तियों में निराला, जैसे कि एक में तो हम एक चित्र खींच सकते हैं, जैसे कि आकाश का लाल वर्ण, चंद्रमा का उदय होना और पेड़ों के शाखाओं के बीच से चंद्रमा दिखाई दे। लेकिन दूसरी पंक्तियां देखिए, वो जो नई अभिव्यंजना प्रणाली का एक नया तरीका है। तो उसमें देखें, एक संध्या, हमें ऐसा आकाश से, लाल रंग के उस आकाश से एक सुंदरी धीरे धीरे उतर रही है, ये पिक्चर हमें मिल रहा है। ये सूक्ष्म वर्णन है। देखिए, इस दोनों बहुत ही सुंदर वर्णन तो है, लेकिन इमेज अलग अलग हमें मिलता है। तो प्रकृति के हर किसी उपादानों में मानवीय भावों का आरोप करके हमारे सामने प्रस्तुत करना सूक्ष्म वर्णन है। जूही की कली, जूही की कली और पवन को प्रेमी प्रेमिका के रूप में दिखाकर एक प्रेमी प्रेमिका के मन में होने वाले सूक्ष्म भावों का वर्णन, वही सूक्ष्म वर्णन है। काटु वन्नु कल्लने पोले काटु मुल्लेक्कु रुम्म कोडुत्तु कामुकने पोले, बहुत ही पुराना फिल्म सॉन्ग है। ये भी सूक्ष्म वर्णन है, भावों का, सूक्ष्म भावों का, क्योंकि ऊपरी तौर पर वर्णन न करके सूक्ष्म भावों का वर्णन ही सूक्ष्म वर्णन हम कह सकते हैं। तो ये स्थूल वर्णन जो है द्विवेदी युग में था, उसके प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, सूक्ष्म भावों का वर्णन करके एक प्रकार का विद्रोह, वही स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। आगे नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा, प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद। उसमें एक आध्यात्मिक रूप भी देखना, एक रहस्यवादी रूप भी देखना,
ये भी छायावाद है। प्रसाद की पंक्तियों में, पंत की पंक्तियों में और सबसे ज्यादा महादेवी वर्मा की पंक्तियों में वो रहस्यवाद है, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक छाया का भान वो छायावाद है। ये उस समय के आलोचकों द्वारा छायावाद संबंधी जो बातें हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उदाहरण के लिए आपको दिया है। देखिए इसमें मैं काफी उदाहरण देती हूँ और आपको समझाने के लिए, लेकिन आप एग्जाम लिखते वक्त इतने सारी उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं कि आपकी समझ के लिए मैं हर एक प्रवृत्ति के नीचे उदाहरण दिया है इसमें, तो आप देख लीजिए, आपके समझने के लिए है। आगे देखेंगे, कोई भी काव्य धारा जाते हैं तो उसके पीछे एक राजनीतिक पृष्ठभूमि होगी। जैसे कि आदिकाल के बाद भक्ति काल आ गया तो उसका एक राजनीतिक, उस समय भक्ति आंदोलन चला था, और उसके बाद रीतिकालीन काव्य आ गया था, जो जैसे कि मुगलों का शासन काल था इधर, तो उस समय कैसी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। और उसके बाद जो भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, जैसे कि हम धीरे धीरे हम समझ रहे थे हम गरीब, हम गुलाम देश है, तो गुलाम देश में हमें आजादी चाहिए, तो वो वेदिका या वो भाव जगाने के लिए राष्ट्रीय काव्य धारा का जन्म हुआ था वो द्विवेदी युग में। तो इस तरह हर एक काव्य धारा के पीछे एक राजनीतिक पृष्ठभूमि होगी। तो देखेंगे छायावादी काव्य धारा के पीछे एक राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसे है। छायावाद की मुख्य प्रेरणा प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों से आई। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारे समाज की परिस्थिति क्या थी, वही देखना है। हमेशा हम कहते हैं साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है। तो समाज में जो गतिविधियां, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसका दर्पण क्या है, उस समय का तत्कालीन समाज है। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये युद्ध के बाद समाज की जो स्थिति थी, तो लोगों के मन में क्या क्या भाव पैदा हुए। देखिए इस युद्ध ने देश के नव शिक्षित युवकों के सामने साम्राज्यवाद के ध्वंसक रूप को पूर्णतः अनावृत कर दिया। कैपिटलिस्ट कंट्रीज के जो हिंसात्मक रूप जो है वो कैसा है, ये नव शिक्षित युवकों के मन में जम गया वो रूप। तो वे क्या समझ गए, देखो ऐसे ही एक साम्राज्यवादी है, हमें हम पर शासन कर रहा अंग्रेज भी, वो भी साम्राज्यवादी है। तो ऐसा जमाना रहा तो ऐसे ही हम गुलाम रहेंगे तो हम कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे लिए कोई अवसर नहीं मिलेगा, तो हमारा अधिकार छीना जा रहा है। ये सारी बातें नव शिक्षित युवकों के सामने आई। तो इस युद्ध ने देश के नव शिक्षित युवकों के सामने साम्राज्यवाद के ध्वंसक रूप को पूर्णतः अनावृत कर दिया। इस युद्ध ने उनके मन में उपनिवेश के विरुद्ध प्रबल तरंग उत्पन्न कर दी। उपनिवेश माने कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनी के रूप में वे ले रहे थे हमारे देश को। भारत तो उनका उपनिवेश था, कॉलोनी। तो यहाँ पर वे अपने मनमाने ढंग से वे शासन कर रहे थे। उनके व्यापार में लाभ उठाना ही उनका लक्ष्य था। यहाँ के लोगों की भला ही उनका लक्ष्य नहीं। तो वे हम इस उपनिवेश के विरुद्ध प्रबल तरंग उत्पन्न कर दी इस युद्ध ने। देश में जो अंग्रेजी शासन था उसके खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश पनपने लगा। यही छायावाद की राजनीतिक पृष्ठभूमि है। इस युग के कवियों ने समाज के समक्ष भारतीयता के पूर्ववर्ती रूप प्रस्तुत। देखिए ये आक्रोश किस रूप में आ गया। द्विवेदी युग में भी ये लोगों के मन में आजादी के प्रति आग्रह पैदा करने के लिए राष्ट्र प्रेम युक्त कविताएं थी, लेकिन छायावादी कवियों ने एक दूसरा रुख अपनाया, दूसरी रीति अपनाई। उन लोगों ने क्या किया, हमारा देश क्या था, हमारे देश की परंपरा क्या थी, हमारा देश कितना संपन्न राष्ट्र था, इसे आज साम्राज्यवादी अंग्रेज लोग लूट रहे हैं। तो इसलिए प्रसाद के बहुत सारी कविताएं आपको मालूम है, मधुमय देश हो, उन सब में क्या है, देश के हमारे भारत देश के परंपरा के बारे में, अतीत के गौरव का गुणगान करने लगा था। तभी तो लोग समझेंगे, देखो ऐसा था मेरा भारत, तो इसी भारत के स्वातंत्र्य के लिए, आजादी के लिए मुझे लड़ना चाहिए। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि यही थी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद
यहाँ के नव शिक्षित युवकों के मन में साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक लहर पैदा हो उठा। उपनिवेश के विरुद्ध उनके मन में प्रबल तरंग उत्पन्न हो गई और देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश पनपने लगा। यही राजनीतिक पृष्ठभूमि है। इस युग के कवियों ने समाज के समक्ष भारतीयता के पूर्ववर्ती रूप प्रस्तुत किया। अब देखेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि उसके तत्व क्या है। छायावादी सृजन की वैचारिक पृष्ठभूमि में भी भारतीय अतीत था, भारत के अतीत के गौरव, अतीत के मूल्य थे जो जीवन तो थे सुप्तावस्था में। देखिए, हमारे भारतीय जीवन मूल्य बहुत सारे हैं, क्योंकि हम रिश्तों को बहुत पावन मानते हैं, पवित्र मानते हैं, और हमारा एक आदर्श है। ये सब उस समय में भी था, लेकिन लोगों के मन में ये सब सुप्तावस्था में है, क्योंकि वे गुलाम थे। उनका डेली जो रोज की जिंदगी बिताना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उसके बीच वे मूल्यों के बारे में क्या सोचेंगे। तो इसलिए ये तो सुप्तावस्था में था, इनको जगाना ही वैचारिक पृष्ठभूमि के रूप द्वारा कवियों ने किया। इस काव्य धारा की पृष्ठभूमि में शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन, अरविंद दर्शन, विवेकानंद की विचार सरणी, आर्य समाजी दयानंद के विचार, गीता की प्रेरणा, रामायण का भ्रातृभाव आदि देखने को मिलते हैं। देखिए, इतिवृत्तात्मक रूप में ये बुद्ध का हो, रामायण का हो, गीता की हो, कहानी तो नहीं कहते, लेकिन उनमें जो आदर्श है वे हमारे सामने रखते हैं। तो यही वैचारिक पृष्ठभूमि। इसका मतलब ये नहीं कि द्विवेदी युग के समय रामायण की कहानी कहने वाली कविताएं रचने लगे, ऐसा नहीं है। रामायण में जो भ्रातृभाव है या गीता में जो संदेश है, जैसे कि चुनौतियों से लड़ने का जो संदेश है, बौद्ध दर्शन में जो अधिक इच्छा न करना, आग्रह ही सभी दुखों की जननी है, जैसे ऐसे जो तत्व जो है, उन तत्वों को कवियों ने लिया, उसी के आधार पर कविताएं लिखने लगी। जैसे कि प्रसाद के कामायनी हो, आंसू हो, निराला की राम की शक्ति पूजा हो, इन सब में देखिए इस तरह के जो मूल्य जो है, मानवीय मूल्य जो है, वो हमारे ही भारत के परंपरा से लेकर वे प्रस्तुत कर रहे हैं। छायावाद स्व के प्रति सजगता का कार्य है। स्व के प्रति सजगता माने क्या है? अपने प्रति सजगता। अपने प्रति सजगता माने अहम भावना नहीं है। अपने प्रति सजगता का मतलब है मैं कौन हूं, मैं इस देश में मेरा क्या स्थान है। तो अगर गुलाम देश है तो मैं भी गुलाम हूं, तो गुलाम देश में गुलाम के रूप में रहकर, अपने देश में गुलाम के रूप में रहकर क्या करना। तो इस तरह अपने आप एक प्रकार के हम कह सकते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन, तो वही स्व की प्रति सजगता है। इस तरह छायावाद की वैचारिक पृष्ठभूमि बहुत विस्तृत है। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव भी इसमें विशेष रूप से देख सकते हैं। लोगों के मन में आशा, उत्साह और आत्मविश्वास जगाने हेतु छायावादी कवियों ने समाज के अतीत का सांस्कृतिक परिदृश्य अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया, क्योंकि उस समय आवश्यकता थी लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा करना, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों के मन में एक प्रकार की निराशा छा गई थी। ये आप प्रयोगवाद में भी बाद में देख सकते हैं। तब दूसरा विश्व युद्ध हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद लोगों के मन में एक प्रकार की निराशा आई। तो ये हमेशा होता है, जब लोगों के मन में निराशा छा जाती है तो समाज स्वस्थ नहीं होता, समाज की प्रगति नहीं होती। लोग तो ऐसे ही जीते जाएंगे वे, लेकिन वे शायद वे मनुष्य के रूप में नहीं रहे। तो इसलिए उनके मन में एक प्रकार की आशा, निराशा से हम कब तक जिएंगे। तो एक आशा की लो या आशा का दीपक जलाना जरूरी था। तो इसलिए इसके लिए क्या किया, तो लोगों ने कहा हमारा भारत ऐसा नहीं था, हमारा भारत ऐसे गुलाम नहीं था, इसका एक अतीत है। उस अतीत में हम क्या क्या थे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आकर पढ़ते थे, ज्ञान का भंडार था। प्रसाद की कविताओं में अक्सर हम देखते हैं, भारत के उनके कविताओं में, उनके नाटकों में सब यही भारत के अतीत के महत्व वे गाते रहते हैं। तो ये इस तरह छायावाद की वैचारिक पृष्ठभूमि बहुत है। वैचारिक पृष्ठभूमि के इसमें क्या क्या था? भारत का अतीत था, अतीत के मूल्य थे जो जीवन तो थे लेकिन सुप्तावस्था में थे।
फिर कौन कौन से दर्शन थे? इस छायावादी काव्यधारा की पृष्ठभूमि में शैव दर्शन थे, बौद्ध दर्शन थे, विवेकानंद की विचार सरणी थी, आर्य समाजी दयानंद के विचार थे, गीता की प्रेरणा थी, रामायण का भाग, ऐसे बहुत सारे दर्शन थे। और फिर क्या है, स्व के प्रति सजगता थी। तो फिर ये इस तरह वैचारिक पृष्ठभूमि बहुत, इसके साथ साथ पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव भी इसमें था। आगे क्या है देखेंगे, आगे हम देखेंगे छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवेही ऐसे के रूप में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन पृष्ठभूमि के बारे में जरा एक दो सेंटेंस लिखना काफी है। देखेंगे छायावादी काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां क्या क्या है। सबसे पहली प्रवृत्ति है वैयक्तिकता। वैयक्तिकता माने वही स्व के प्रति सजगता है, क्योंकि अपनी बातें कविता के द्वारा प्रस्तुत करना। द्विवेदी युग में आपने देखा था, प्रिय प्रवास में कृष्ण और राधा की कहानी, साकेत में लक्ष्मण और उर्मिला की कहानी। अपनी बात कहना चाहिए ना लोगों को, अपने मन के एक व्यक्ति के बारे। छायावादी कविता की मुख्य विशेषता व्यक्तिवाद है। विषय वस्तु की खोज में कवि बाहर नहीं, अपने मन के भीतर झांकते हैं। क्योंकि कवि अपने मन के भीतर झांकते हैं, मतलब एक व्यक्ति के मन में क्या क्या भाव होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में उसको कैसे फील होता है, उसकी संवेदना क्या है, इन सब के बारे में कवि खुद देखते हैं, क्योंकि वो भी व्यक्ति है। तो समाज की विभिन्न परिस्थितियों को देखकर कवि स्वयं सोचता है कि मैं ऐसी परिस्थिति में मुझे कैसी वेदना हुई, मैं कैसे इसे व्यक्त कर सकूं। तो यही कहते हैं, विषय वस्तु की खोज में कवि बाहर नहीं, अपने मन के भीतर झांकते हैं। कवियों ने काव्य में अपने सुख दुख, उतार चढ़ाव, आशा निराशा की अभिव्यक्ति खुलकर की। उसने समग्र वस्तु जगत को अपनी भावनाओं में रंग कर देखा। इसका मतलब क्या है, समस्त वस्तु जगत माने अपने चारों ओर के समाज में अपने आप को खड़ा कर दिया। अपने आप को खड़ा करके उस समय मैं कैसे या मुझे कैसे लगेगा। यानी कि अगर अंग्रेजी सरकार के यहाँ से कोई जेल गया, कोई नेता जेल गए या जेल जाने पर उनके परिवार की हालत, ये सब कवि समाज में देख रहे हैं और कवि सोच रहा, कवि अपने आप को उनकी जगह खड़ा करके देखते हैं और कवि को कैसा लगेगा, मैं अगर उनकी जगह होता तो कैसा होता। तो यही है, वस्तु जगत को अपनी भावनाओं में रंग कर देखा। तो यही एम्पैथी कहते हैं, सिंपैथी नहीं है, एम्पैथी है, अनुताप है। तो इस तरह हम हर एक बात पर, हर एक समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, सिर्फ गुलामी की अवस्था नहीं है, जो हमारे घरेलू मामला है, हमारे आस पड़ोस की मामला है, जो भी मामला है, जब भी देख रहे हैं तो वहीं पर हम अपने आप को खड़ा करके देख लीजिए, तभी हमें लगेगा ये कितना दर्दनाक है, ये कितने नाराज पैदा होने वाली बातें हैं, ये कैसे क्रोध आ जाता है इसमें, कैसे करुणा आ जाती है, कैसे दया दिखा सकती है। तो ये सारी बातें हमें उस समय पर हमें मालूम हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का आंसू तथा सुमित्रानंद पंत के उच्छ्वास व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति के सुंदर निदर्शन है। इसके व्यक्तिवाद के स्व में सर्व सन्निहित है। जैसे कि अभी सरोज स्मृति को भी देख लीजिए, सरोज स्मृति आप सभी ने पढ़ा होगा। एक पिता अपने पुत्री का तर्पण कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ते वक्त सिर्फ वो निराला की वेदना नहीं है, पुत्र विहीन या पुत्र विहीन कोई भी पिता इसे अपनी वेदना मान सकते हैं। तो वैयक्तिकता तो है उसमें, लेकिन उसमें व्यक्तिवाद स्व, उसके व्यक्तिवाद के स्व में सर्व सन्निहित है, क्योंकि जो भी उसे पढ़ते हैं वो जो कवि का दुख उनका अपना दुख बन जाता है, तभी वो सर्व सन्निहित है। तो वैयक्तिकता माने छायावादी कविता की मुख्य विशेषता, पहली विशेषता है ये व्यक्तिवाद है। विषय वस्तु के लिए कवि क्या करते हैं, कवि बाहर नहीं, अपने भीतर झांकते हैं। कवियों ने काव्य में अपने सुख दुख, उतार चढ़ाव, आशा निराशा की अभिव्यक्ति खुलकर की। उसने समग्र वस्तु जगत को अपनी भावनाओं में रंग कर देखा। जयशंकर प्रसाद का आंसू तथा सुमित्रानंद पंत के उच्छ्वास व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति के सुंदर निदर्शन है। इसके व्यक्तिवाद के स्व में सर्व सन्निहित है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान इस संबंध में अत्यंत मार्मिक शब्दों में लिखते हैं। व्यक्तिवाद के संबंध में
कवि का मैं प्रत्येक प्रबुद्ध भारतवासी का मैं था। यानी कि वो मैं कहकर सब बातें तो करते हैं, लेकिन वो मैं वो मैं एक प्रतीक है, सभी भारतवासी उस मैं के अंतर्गत आ जाते हैं। इस कारण कवि ने विषयगत दृष्टि से अपनी सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए जो लाक्षणिक भाषा और अप्रस्तुत रचना शैली अपनाई, जिसके संकेत और प्रतीक हर व्यक्ति के लिए सहज प्रेषणीय बन गए। यानी कि अपनी बात कहने के लिए जो भाषा कवियों ने अपनाई, जो प्रतीक कवियों ने अपनाए, वो सभी के लिए सहज हो गए। उदाहरण के लिए अब सरोज स्मृति की रचना करते करते निराला ने जिस भाषा का प्रयोग किया, वो सभी के लिए सहज इसलिए हो गए क्योंकि वो पिता की वेदना हम सबकी वेदना बन गई थी। तो इसलिए कहते ये जो कोटेशन अगर आप जैसे कि आपके समझ में आने के लिए अगर लिखना चाहे तो लिख सकते, नहीं तो छोड़ सकते हैं। छायावादी कवियों की भावनाएं उनके विशिष्ट वैयक्तिक दुखों के रोने धोने तक सीमित न रहती। उनके भाव यदि केवल आत्म केंद्रित ही होते तो उनमें इतनी व्यापक प्रेषणीयता कदापि न आ पाती। प्रेषणीयता मतलब हम तक पहुंचाना। हम छायावादी काव्य को प्रेषणीय मानते हैं, मतलब हमारी समझ में आ जाते हैं। तो वो इसलिए कि हमें उनकी बातें हमारी अपनी बातें लग जाती है, इसलिए। तो प्रसाद की कामायनी की वो प्रसाद के आंसू में जो विरह का वर्णन हो, ये सब हमें लग रहा है कि हमारे जीवन में भी कभी न कभी ऐसा हुआ है। तो इसलिए ये सिर्फ उनकी अपनी बातें नहीं है, वो स्वानुभूति के लिए शायद उन्होंने लिखे होंगे, लेकिन इसमें व्यापक प्रेषणीयता मिल गई, सभी लोग इसे स्वीकार कर लिए थे। तो ये वैयक्तिकता संबंधी। अब दूसरी विशेषता क्या है, इसके बारे में दो तीन उदाहरण भी देखती हूँ। निराला ने लिखा है, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, छट उमड़ वेदना आई। देखिए मैं शैली तो अपनाई, लेकिन मेरे भाई को मैंने देखा, एक दुखी भाई को, तो मेरे हृदय में वो दुख आ गया, तो छट उमड़ वेदना, तो मेरे हृदय में भी वो वेदना है। तो इसका मतलब है कि वो मैं सिर्फ निराला नहीं है, निराला ने इस तरह के दुखी जनों को अपने आसपास देखा, वे सारे के सारे दुखी जन उस मैं के अंतर्गत आ जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत सुख दुख की अपेक्षा अपने से अन्य के सुख दुख की अनुभूति ने ही नए कवियों के भाव प्रवण और कल्पनाशील हृदयों को स्वच्छंदतावाद की ओर प्रवृत्त किया। आगे दूसरी विशेषता है प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना। ये बात तो आप सभी लिखेंगे, क्योंकि छायावादी काव्य सुनते ही आपके मन में आ जाएगा प्रकृति वर्णन, लेकिन प्रकृति के प्रति प्रेम है। यहाँ छायावादी कविता की एक प्रमुख विशेषता प्रकृति के प्रति प्रेम है, क्योंकि प्रकृति के हर किसी उपादानों को वे प्रेम के अंतर्गत रखते हैं। छायावादी कवियों ने प्रकृति को काव्य में सजीव बना दिया है। छायावादी काव्य में प्रकृति सौंदर्य के अनेक चित्रण मिलते हैं। देखिए, एक आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण, दूसरा उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण, तीसरा प्रकृति का मानवीकरण, चौथा नारी के रूप में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन, पांचवा अलंकारिक चित्रण, प्रकृति का वातावरण और पृष्ठभूमि के रूप में चित्रण, रहस्यात्मक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में चित्रण। तो ये सब प्रकृति के विभिन्न आयामों को कवि ने अपनी कविता में लिख दिया है। देखिए, सिर्फ जूही की कली एक कविता आप देख लीजिए, छायावादी काव्य धारा की सभी प्रवृत्तियां जूही की कली में आप प्रकृति की बात लीजिए, इसमें 7 उदाहरण दिए हैं, 7 रीति में प्रकृति के वर्णन के बारे में बताया है। 7 रीतियां जूही की कली में है। देखिए, आलंबन के रूप में, उसमें आलंबन कौन है? पवन के मन में वो विरह आ गया है, तो इसलिए वो यहाँ आगे जूही की कली को देखने के लिए आ रहा है, पवन हवा, तो वो आलंबन वहां जूही की कली है। उद्दीपन के रूप में प्रकृति चित्रण, पवन को याद आ जाती है जूही की कली के साथ बिताए दिनों के। प्रकृति का मानवीकरण, देखिए प्रेमी प्रेमिका के रूप में पवन और जूही की कली का चित्रण, मानवीकरण आ गया।
नारी के रूप में प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण। अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, एक नारी के रूप में जूही का चित्रण है। आलंकारिक चित्रण, उसमें बहुत सारी पंक्तियां हैं, बहुत आलंकारिक रूप में लिखी गई है वो कविता। प्रकृति का वातावरण और पृष्ठभूमि के रूप में, बैकग्राउंड के रूप में प्रकृति का चित्रण वो भी उसमें है। रहस्यात्मक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में चित्रण, क्योंकि हम एक प्रकृति में एक प्रकार का रहस्य है। हम जो प्रकृति को देख रहे हैं कि हवा चल रही है, कली खिल रही है, ये सारी बातें किसके इशारे से, तो एक प्रकार का रहस्य है। तो इस तरह के सभी प्रकृति के सौंदर्य को दिखाने के लिए विभिन्न रूपों से प्रकृति का चित्रण छायावादी कवियों ने किया है। तो वो छायावादी कविता की मुख्य विशेषता है प्रकृति के प्रति प्रेम। देखिए, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी आदि छायावाद के सभी प्रमुख कवियों ने प्रकृति का नारी रूप में चित्रण किया और सौंदर्य व प्रेम की अभिव्यक्ति की। प्रसाद की कविता का एक उदाहरण देखिए। अपने आंतरिक सौंदर्य का उद्घाटन प्रकृति के माध्यम से करता हुआ दिखाई देता है। देखिए, शशि मुख पर खूंकट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से आए तुम। तो ये आंसू की पंक्तियां हैं। तो देखिए, कवि के अपनी वैयक्तिक जीवन का वर्णन कवि कर रहे हैं, लेकिन देखिए उसके लिए प्रकृति के उपादानों का सहारा लिया है। शशि मुख पर खूंकट डाले, चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर खूंकट डालकर, आंचल में दीप जलाकर, जीवन की गोधूली में, गोधूली माने क्या है, संध्या का समय, जीवन के वो संध्या का समय, कौतूहल से आई तू। तो देखिए, इस समय हमें कौन सा इमेज हमारे मन में आ जाता है? हमारे मन में एक नारी जो है संध्या के समय दीप जलाकर आ रही है। तो ये जो पिक्चर हमारे मन में आ रही है, यानी कि प्रसाद के जीवन की संध्या वेला में तकरीबन बुढ़ापे में एक औरत से उनकी मुलाकात हो जाती है, उसी के बारे में आंसू में वर्णन है। तो जो ढलते यौवन तो गया, तो उसके बाद ये जो औरत कौतूहल से तुम है, वो जो एक कौतूहल था प्रसाद के लिए भी। तो ये जो देखिए वैयक्तिकता भी है इसमें, लेकिन इसके लिए प्रकृति के उपादानों का सहारा कवि ने लिया है। प्रसाद के बारे में एक बात और बता दूं कि छायावादी कवियों में इमेज हमारे मन में जमाने में प्रसाद ही सबसे अग्रगण्य है। प्रसाद की हर कोई पंक्ति दिख रही, कामायनी की पंक्तियां जब भी हम पढ़ते हैं, हमारे मन में वो जो इमेज पक्का आ जाएगा। वो जिस तरह हम कह सकते हैं कि शब्द चित्र खींचने में प्रसाद सिद्धहस्त है। आगे निराला की पंक्ति जो मैंने शुरुआत में बता दिया, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी धीरे धीरे। यहाँ प्रकृति का वर्णन है, प्रेम है, सौंदर्य भी। आगे है श्रृंगारिकता, श्रृंगार वर्णन। छायावादी काव्य में श्रृंगार भावना की प्रधानता है, परंतु यह श्रृंगार रीतिकालीन स्थूल एवं ऐन्द्रिय श्रृंगार से भिन्न है। यानी कि ये हम कैसे के मांसल श्रृंगार ऐसा नहीं है। सबका ही प्रेम देखना छायावादी कवियों की विशेषता है, तो इसलिए वे श्रृंगार भावना का वर्णन करते हैं। तो आंसू में आप देख सकते हैं, आंसू में शुरुआत में जो हमें ऐसा लगेगा कि इंद्रिय वर्णन है, लेकिन धीरे धीरे कविता आगे बढ़ते वक्त वो रहस्यमयी प्रेम बन जाते हैं, और वो जो भगवान के प्रति जो प्रेम बन जाती है, तो इस तरह वो कविता आगे बढ़ते बढ़ते उसका रूप बदल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो श्रृंगार वर्णन जो है रीतिकालीन स्थूल श्रृंगार वर्णन नहीं है। छायावादी श्रृंगार भावना मानसिक और अतीन्द्रिय है। महादेवी वर्मा की रचना में देखिए तो वे श्रृंगार भावना तो रखते हैं, लेकिन अपने अज्ञात प्रियतम की। तो इस तरह रीतिकालीन श्रृंगार भावना जहाँ स्थूल है, वहां छायावादी श्रृंगार भावना सूक्ष्म है और अतीन्द्रिय है, मानसिक है। यह श्रृंगार भावना दो रूपों में अभिव्यक्त हुई है। ये नारी के अतीन्द्रिय सौंदर्य चित्रण द्वारा, दूसरा प्रकृति पर नारी भावना के आरोप के माध्यम से। वही है जूही की कली जो मैंने बता दिया।
था प्रकृति पर नारी भावना के आरोप के माध्यम से। पंत और प्रसाद ने अछूती कल्पनाओं की तूलिका से नारी के सौंदर्य का चित्रण किया है। यानी कि अछूती कल्पना माने सिर्फ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के द्वारा नारी के सौंदर्य का चित्रण किया है। प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य का जो वर्णन किया है वो इसका उदाहरण है। उदाहरण देखिए, आई याद बिछुड़न से मिलन की वो मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात, फिर क्या। ये झुकी की कली की पंक्तियां हैं। पवन जब विरह में है तो उस समय उन्हें अपने प्रियतमा की याद मिलन के समय प्रियतमा की याद आ जाती है, तो वो रह नहीं पा रहा। फिर वो पवन तीव्र झोंकों द्वारा जो बहकर आकर ये जो जूही की कली से मिलती है, तो उसके लिए ये पंक्तियों का वर्णन दिया गया है। और आगे देखिए, नारी का अतीन्द्रिय सौंदर्य का चित्रण प्रसाद जी द्वारा श्रद्धा के सौंदर्य में दृष्टव्य है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अथ खुला अंग, खिल हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। देखो कैसे यहाँ भी इमेज कैसे आ रहा है। खिला हो जो बिजली का फूल, बिजली के तरंग जब मेघमय आसमान में, जो काले बादलों से घिरे आसमान बीच में से जब बिजली कड़कती है तो कैसा लगता है। वो जो लाल रंग, गुलाबी रंग जो है, उसी के बारे में, उसी तरह है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। नीले वस्त्र धारण करते हुए श्रद्धा के जो गोरे शरीर जो है वो जिस तरह दिख रहा है, गुलाबी शरीर जो है वो जिस तरह दिख रहा है, उसका तुलना देखो, उसकी उपमा देखो किस तरह किया है। ये प्रसाद के वर्णन की एक अलग सी शैली है। छायावादी कवि को प्रेम के क्षेत्र में जाति, वर्ण, सामाजिक रीति नीति, रूठियां और मिथ्या मान्यताएं मान्य नहीं है। निराला जी लिखते हैं, दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव पर केवल अपनाव से प्राणों से एक। देखिए, प्रेम जब होता है तो प्रेमियों के मन में न तो जाति, धर्म, रूप जो भी रुकावट के रूप में बीच में आ जाती है, क्योंकि प्राणों में से तो वे एक है। तो ये हर कोई प्रेम कथा में आ जाती है। तो इसलिए ऐसा छायावादी कवि ऐसी मान्यताओं के एक तरह से वो प्रगतिवाद की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मान्यता जो है, प्रेम के लिए कुल देखना है, मर्यादा देखनी है, जाति देखनी है, इन बातों से छायावादी कवि बिल्कुल विरोधी है इन बातों से। तो छायावाद की तीन विशेषताएं, यानी वैयक्तिकता, प्रकृति प्रेम और श्रृंगार भावना। आगे चौथा है रहस्यानुभूति। छायावादी कवि को अज्ञात सत्ता के प्रति एक विशेष आकर्षण रहा है। वो प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में इसी सत्ता के दर्शन करता है। यानी कि एक अज्ञात प्रकृति हमारे लिए हमेशा रहस्य है। उसे ईश्वर के रूप में कोई देखते हैं, कोई इसे इसमें अतीन्द्रिय भावनाएं देखते हैं। तो छायावाद में यही है, उसका इस अनंत के प्रति प्रमुख रूप से विस्मय तथा जिज्ञासा का भाव है। लेकिन उनका रहस्य जिज्ञासा मूलक है। उसे कबीर और दादू के रहस्यवाद के समक्ष खड़ा नहीं किया जा सकता। कबीर और दादू के रहस्यवाद तो ईश्वर के प्रति है, तो ईश्वर तक पहुंचना उनका लक्ष्य है। लेकिन यहाँ प्रकृति के प्रति एक प्रकार की कौतूहलता है, तो वो कौतूहलता उनके छायावाद में। तो इसलिए इन दोनों में अंतर है। निराला तत्व ज्ञान के कारण पंत प्रकृति सौंदर्य से रहस्योन्मुख हो गए थे। प्रकृति का सौंदर्य पंत के लिए बहुत ही आकर्षक था, क्योंकि वो उनका जन्म भी ऐसे ही एक प्रदेश में हुआ था जो प्रकृति सौंदर्य से संपन्न थी। तो वो सौंदर्य देखकर वसंत आ जाता है, शरद ऋतु आ जाती है। तो ये उन्होंने ही वो प्रथम किरण में या प्रथम किरण का आना संगनी तूने कैसे पहचाना लिखा है। तो ये जैसे सूरज का उदय वो कैसे हो जाता है, जैसे ठीक समय पर उसका उदय हो जाता है, जैसे कि टाइम टेबल रखा हो। तो एक प्रकार की कौतूहल
ये जो कवियों के मन में हो जाती है, यही रहस्यानुभूति है। तो प्रेम और वेदना ने महादेवी को रहस्योन्मुख किया, तो प्रसाद ने उस परम सत्ता को अपने बाहर देखा, ईश्वर को प्रकृति पर देखा प्रसाद ने। यद्यपि महादेवी में अवश्य ही रहस्य साधना की दृढ़ता दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कवि उस आनंद अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की अभिव्यंजना करते हैं, तथा छायावाद का एक अर्थ रहस्यवाद भी है। अतः कुछ आलोचक रहस्यवाद को छायावाद का प्राण मानते हैं। ये तो अलग अलग आलोचकों की नजरिया है, लेकिन सिर्फ आप इतना लिखिएगा कि छायावादी कवि को अज्ञात सत्ता के प्रति एक विशेष आकर्षण रहा है। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में इसी सत्ता का, यानी कि अज्ञात सत्ता का के दर्शन वे करते हैं। उसका इस आनंद के प्रति प्रमुख रूप से विस्मय तथा जिज्ञासा का भाव है, लेकिन उनका रहस्य जिज्ञासा मूलक है। उसे कबीर और दादू के रहस्यवाद के समक्ष खड़ा नहीं किया जा सकता। बस यही आपको लिखना है। देखिए, छायावादी कवियों की कुछ रहस्य अनुभूतियों के उदाहरण देखिए। हे आनंद रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। तो क्या है ये? प्रकृति को देखकर हमेशा प्रसाद के मन में ऐसा ही प्रश्न आता रहता है। प्रिय चिरंतन है सजनी, क्षण क्षण नवीन सुहागिनी मैं, तुम मुझ में फिर परिचय क्या। महादेवी अज्ञात प्रियतम से पूछ रहे हैं, क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में, हर दिन मैं सुहागिनी हूं तुम्हारी। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना। तो ये भी पंत की पंक्तियां हैं। निराला किस अनंत का नीला अंचल, हिला हिला कर आती तुम सजी मंडरा कर। तो आकाश से आने वसा पूछ रहे हैं ये। आगे है तत्व चिंतन। छायावादी कविता में अद्वैत दर्शन, योग दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, आनंदवाद आदि के अंतर्गत दार्शनिक चिंतन भी मिलता है। मैंने वैचारिक पृष्ठभूमि में कहा था, बहुत सारे दर्शन इसमें मिला हुआ है। प्रसाद का मूल दर्शन आनंदवाद है, कामायनी में हम देख सकते हैं, क्योंकि जीवन का आनंद कैसे प्राप्त होता है वो अंत में मनु को पता चलता है, तो वो आनंदवाद है। तो महादेवी ने अद्वैत, सांख्य और योग दर्शन का विवेचन अपने ढंग से किया है। तो ये तत्व चिंतन भी छायावादी कविता के एक विशेषता है। तो वैयक्तिकता है, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य है, फिर श्रृंगारिकता है, फिर चौथा क्या है, रहस्यवादी भावना है, और पांचवा है तत्व चिंतन। बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, तो बीच बीच में आपको दोहराना होगा। और आगे देखिए, वेदना और करुणा की विकृति। ये हर छायावादी काव्य में आप देख लीजिए, प्रमुख रूप से उसमें वेदना होगी। तो इसका कारण भी है क्योंकि उस समय के समाज में ऐसा था, व्यक्तिगत वेदना तो बहुत थी लोगों में। छायावादी कविता में वेदना की अभिव्यक्ति करुणा और निराशा के रूप में हुई है। हर्ष, शोक, ह्रास, रुदन, हर्ष, शोक, हास, रुदन, जन्म, मरण, विरह, मिलन आदि से उत्पन्न विषमताओं से घिरे हुए मानव जीवन को देखकर कवि के हृदय में वेदना और करुणा उमड़ पड़ती है। जीवन में मानव मन की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की असफलता पर कवि हृदय क्रंदन करने लगता है। देखिए, उस समय सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी जैसे कि एक तो हम गुलाम थे अंग्रेजों के, दूसरे ओर युद्ध हुआ था, तो हर एक व्यक्ति अपना जीवन आगे बढ़ाने में असमर्थ हो रहे थे। तो इसलिए मानव मन की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की असफलता पर कवि हृदय क्रंदन करने लगता है। तो छायावादी कविता में वेदना की अभिव्यक्ति है, वो कैसे है, करुणा और निराशा के रूप में हुई। आशा का उदय कराना उनका लक्ष्य था, लेकिन व्यक्ति के मन में जो निराशा है वो अपनी कविता द्वारा व्यक्त करते हैं, और कविता के अंत में वो आशा की ओर जाती है। ऐसा नहीं कि वो निराशावादी कविता है, आशावादी कविता तो है, लेकिन व्यक्ति के मन में जो निराशा है वो ठीक व्यक्त भी करते हैं। तो वेदना और करुणा की विपरीत।
छायावादी कवि सौंदर्य प्रेमी होता है, किंतु सौंदर्य की क्षण भंगुरता को देख उसका हृदय आकुल हो उठता है। हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, सौंदर्य की नश्वरता, प्रेयसी की निष्ठुरता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति संवेदनशीलता और प्रकृति की रहस्यमयता, अनेक कारणों से छायावादी कवि के काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। आंसू इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये जो वेदना की अभिव्यक्ति की, तो वो सौंदर्य प्रेमी तो है, तो छायावादी कविता में एक और प्रेम है, एक और सौंदर्य है और एक और विरह है, वेदना भी है। तो सौंदर्य प्रेमी है, लेकिन सौंदर्य की क्षण भंगुरता को देखकर उसका हृदय आकुल हो उठता है। हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, सौंदर्य की नश्वरता, प्रेयसी की निष्ठुरता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति की रहस्यमयता, ये सब वेदना के कारण है। तो इन सबको कवि ने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। प्रसाद ने आंसू में वेदना को साकार रूप दिया है। जो खनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। तो प्रेमिका से बिछुड़कर उनके मन में जो पीड़ा खनीभूत हो गई थी, जिस तरह बादल आकाश में छा जाते हैं और जब वो खनीभूत हो जाते हैं बारिश बनकर बरस पड़ती है, उसी तरह मन में जो पीड़ा जब खनीभूत हो गई थी तो वो आंसू बनकर बाहर निकलने लगे। पंत तो काव्य की उत्पत्ति ही वेदना को मानते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आंख से निकला होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। महादेवी तो पीड़ा में ही अपने प्रिय को ढूंढती है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। देखिए, तुम अगर मिले तो उसमें भी मैं पीड़ा ढूंढूंगी। तो मैं इसलिए महादेवी और माँ हमेशा कहती है मैं विरह में चिर हूं, मुझे विरह ही अच्छा लगता है। संसार में दुख और वेदना को देखकर छायावादी कवि पलायनवादी भी हुआ, क्योंकि समाज में ऐसे भी लोग थे, इतने सारे जैसे चुनौतियां जब आगे, संघर्ष आगे जीवन में, तो वे पीछे मुड़कर भागने लगे। तो वो भाव भी छायावादी कवि दिखाते हैं। वो इस संसार से ऊब चुका है, कहीं और चला जाना चाहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वो इस संसार में दुख ही दुख देखता है। यहाँ सर्वत्र सुख का अभाव दृष्टिगोचर होता है। अगला है मानवतावादी दृष्टिकोण। ये तो द्विवेदी युग में भी था, क्योंकि मानवतावादी दृष्टिकोण अगर नहीं है तो वो कवि कैसे बनेगा। छायावादी काव्य भारतीय सर्वात्मवाद तथा अद्वैतवाद से गहरे रूप से प्रभावित हुआ। इस काव्य पर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, टैगोर तथा अरविंद के दर्शन का भी काफी प्रभाव रहा। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के कारण छायावादी कवि को साहित्य के समान धर्म, दर्शन आदि में भी रूढ़ियों और मिथ्या परंपराएं मान्य नहीं है। यानी कि समाज के अनुरूप इस दर्शन के सिद्धांतों को बदलना वे चाहते थे, क्योंकि वे रूढ़ियों और मिथ्या परंपराओं को मानने वाले नहीं। तभी तो वे साहित्य के ये जो रूढ़ी को तोड़कर स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखने लगे थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगला साहित्य में मानवतावाद का उद्घोष पहले ही कर चुके थे, उसका प्रभाव छायावादी कवियों पर भी रहा। मानवतावाद माने एक मानव के, एक साधारण मानव के मन में क्या क्या है। बहुत बड़े बड़े उपदेश देने से नहीं चलेगा। बड़े बड़े उपदेश देने से वो प्रैक्टिकल लाइफ में ठीक नहीं होगा। तो उसके जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या वेदनाएं हैं, उनके साथ एम्पैथी, वो मानवतावादी दृष्टिकोण है। तो प्रभाव छायावादी कवियों पर पड़ा। छायावादी कवि सारे संसार से प्रेम करता है। उसके लिए भारतीय अभारतीय में कोई भेद नहीं, क्योंकि सर्वत्र एक ही आत्मा व्याप्त है। विश्व मानवता की प्रतिष्ठा उसका आदर्श है। तो यही आपको मुख्य पॉइंट के रूप में लिखा है। मानवतावादी दृष्टिकोण में वो मानव में भेद नहीं देखता, विश्व मानवता की प्रतिष्ठा उसका आदर्श है। तो ये 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट से पहले हम एक बार फिर से देखेंगे। 7वां है मानवतावादी और 6ठा है वेदना और करुणा की विवृति, तत्व चिंतन,
फिर क्या है, श्रृंगारिकता है, सॉरी रहस्यानुभूति है, फिर उसके पहले श्रृंगारिकता है, फिर प्रकृति सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना है, और फिर वैयक्तिकता है। तो 7 प्रवृत्तियों के बारे में हमने पढ़ा, वैयक्तिकता, प्रकृति प्रेम, श्रृंगारिकता, रहस्यात्मक अनुभूति, तत्व चिंतन, मानवतावादी दृष्टिकोण, फिर वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति। तो ये 7 प्रवृत्तियां आप जरा दोहराइए, और 7 प्रवृत्तियां और है, मैं वो अगली वीडियो में डालूंगी, ये जरा दोहरा के रखिए। अभी मैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद